जय हिंद दोस्तों। लास्ट के लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के 6th क्लास के एनसीईआरटी जो हम लोग कर रहे हैं उसके 4 चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं। नाउ 5th चैप्टर से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूपीएससी के पीवाईक्यूज भी साथ में कर रहे हैं और जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो मिसलेनियस में करेंगे। तो आज का चैप्टर 5 है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। तो देखिए क्लास 6th के एनसीईआरटी का जो चैप्टर 5 है ये मेनली आपसे डील करेगा बुक्स वगैरह के बारे में और बरियल्स जो कि कब्रगाह होते हैं वो हमें क्या बताते हैं। इस चैप्टर का उद्देश्य ये है। ना देखिए सवाल ये उठता है कि सबसे पहली किताब इस दुनिया में क्या लिखी गई होगी, राइट। ये हम सबके माइंड में आता है और ख़ास करके जब हम लोग बचपन में थे तो सोचते थे कि जो हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं कभी सुनते थे ये 20 साल पहले लिखा गया, ये 40 साल पहले लिखा गया, तो मन में ये प्रश्न उठता था कि सबसे पुरानी किताब फिर कौन सी होगी। तो इसका आंसर टेक्निकल टर्म्स में अगर कहा जाए तो कोई बुक हम लोग रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली किसी बुक का नाम लेना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अगर हम लोग किसी बुक के कंटेक्स्ट में सोचे तो सबसे पहले पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी जो पेड़ के छालों में होती थी। उसके बाद धीरे धीरे पेपर इवॉल्व करना शुरू हुआ। आज के टाइम का पेपर अगर आप देखें जो हम लोग यूज़ करते हैं ये चाइना में हुआ, लेकिन इससे पहले इंडिया में भी और बहुत सारे देशों में भी पेड़ के छालों में लिखा जा रहा था। दोस्तों अगर हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो वेद के बारे में हम सबने सुना है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन सभी वेदों में जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जो कि माना जाता है 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। और जो ऋग्वेद है इसमें 1000 से ज़्यादा सूक्त देखने को मिलते हैं जिन्हें हाइम्स कहते हैं। इनका जो काम होता है वो विभिन्न देवी देवताओं की प्रशंसा पर यह लिखा जाता है। और अगर जनरली हम लोग देखें तो अग्नि जो कि फायर के गॉड हैं, गॉड ऑफ फायर, इंद्र जो कि एक वेरियर गॉड हैं, योद्धा देवता, और सोम जो है एक प्लांट के बारे में रेफर करता है जो कि एक स्पेशल ड्रिंक है और गॉड्स के लिए जो प्रिपेयर किया जाता था। अब देखिए ये जो हाइम्स है ये ऋषियों के द्वारा कंपोज किए जाते हैं और ये ऋषि मेन होते थे, लर्नेड मैन। लेकिन कुछ यहाँ पे वुमेन भी हैं जिन्हें ब्रह्मवादिनी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसे भी मैं यहाँ पे तो नहीं दिया गया बट मैं इसे आपको समझा देता हूँ। इनमें से कुछ ब्रह्मवादिनी के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे लोपामुद्रा हो गई जो कि अगस्त ऋषि की वाइफ है, विश्ववरा हो गई, सिक्ता हो गई, घोषा हो गई, मैत्रेयी हो गई। ये कुछ नोटेबल ब्रह्मवादिनी हैं। इनमें से जो 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोपामुद्रा जो कि अगस्त ऋषि की पत्नी है। इसके बाद अगर आप देखें तो ऋग्वेद में एक हाइम इसी पर एट्रीब्यूटेड है, इन्हीं पर। और मैत्रेयी जो है वो याज्ञवल्क्य की वाइफ है और जिनमें हु इज अक्रीडेट विद अबाउट 10 हाइम्स इन ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेद में 10 से ज़्यादा हाइम्स लिखने की क्रेडिट मैत्रेयी को जाती है, मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी को जाती हैं। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा। ये वेस्ट बंगाल पीएससी में पूछा गया है। द लर्नेड लेडी हु इज सेड टू हैव डिबेटेड विद द फेमस लॉ गिवर याज्ञवल्क्य, यानी वो कौन सी लर्नेड लेडी है जिनका डिबेट एक फेमस लॉ गिवर याज्ञवल्क्य के साथ देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गार्गी, क्योंकि याज्ञवल्क्य की वाइफ गार्गी संहिता में इस बात का जिक्र मिलता है और ये गार्गी के साथ इनके वार्ता, इनके डिबेट शामिल हैं ना। इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज का काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, आई थिंक 1996 के आसपास का। पूछा जा रहा है किस ब्रह्मवादिनी ने वेदास के कुछ हाइम्स को कंपोज किया। तो इसका करेक्ट आंसर है लोपामुद्रा जो कि अगस्त ऋषि की वाइफ है, उन्होंने ही वेदास के कुछ हाइम्स को कंपोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है लोपामुद्रा और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो इन चीज़ों को भी हमें अच्छे से समझना चाहिए ना। अब बात करते हैं भाषाओं की। तो जब भी भाषाओं की बात आती है सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत हमारे माइंड में आती है। तो संस्कृत, सही बात है, संस्कृत काफ़ी प्राचीन भाषा है और काफ़ी सालों से, हज़ारों सालों से आप कह सकते हैं लिखी और समझी जा रही हैं। और ये इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली का पार्ट है। अब देखिए इंडो यूरोपियन जो लैंग्वेज फैमिली है इसमें बहुत सारी भाषाएँ, भारतीय भाषाएँ, जैसे अगर आप देखें तो असमिया हो गई, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, कुछ एशियन लैंग्वेज हो गई जैसे फारसी हो गई, और बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं इंडो यूरोपियन फैमिली का पार्ट है, जिसका ओरिजिन आप कह सकते हैं संस्कृत है। और अगर आप इन्हें देखें तो वर्ड्स भी बहुत सारे कॉमन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर संस्कृत का जो वर्ड है मातृ, वो हिंदी में माँ और इंग्लिश में मदर, इन जो वर्ड्स है इसमें कुछ वर्ड्स मेल खा रहे हैं और यहाँ से स्पष्ट होता है कि इन भाषाओं का उदय कहीं ना कहीं एक ही भाषा से रहा होगा। तो ये होता है फैमिली का मतलब, किसी लैंग्वेज फैमिली का मतलब। तो लैंग्वेज फैमिली भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अगर आपकी इंडो यूरोपियन हो गई, द्रविडियन लैंग्वेज हो गई, इससे भी क्वेश्चन अक्सर आते हैं ना। आगे देखिए, अब ये जो बुक है ये
यूज, जैसे अगर हम लोग बात करें ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में, तो ऋग्वेद को सबसे पहले ऑफ कोर्स लिखा नहीं गया होगा, क्योंकि 3500 साल पहले लिखना पॉसिबल ही नहीं था, खास करके पेपर जैसी चीज़ों में। तो रिसाइट किया जाता था और हर्ड किया जाता था लिखने की बजाय। यानी अगर आप देखें तो एक गुरुजी होते थे और वो जनरली रिसाइट करते थे इन चीज़ों को, और ये चीज़ें सीखी जाती थी और इसी तरह से ये आगे बढ़ती रहती थी। और अगर आप प्रिंटिंग की बात करें तो 200 सालों से भी कम पहले ये लिखा गया ना। प्रश्न ये उठता है कि हिस्टोरियन किस तरह से ऋग्वेद को पढ़ते और समझते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियन जो होते हैं वो एग्जामिन करते हैं रिटेन सोर्सेज को। जैसे अगर ऋग्वेद की ही बात करें तो कुछ जो हाइम्स हैं ऋग्वेद के वो डायलॉग्स के फॉर्म में हैं। जैसे अगर एक एग्जाम्पल लें हम लोग, तो एक डायलॉग है विश्वामित्र जो कि ऋषि हैं, विश्वामित्र और दो नदियों के बीच का ये डायलॉग है। कौन कौन सी दो नदियां हैं? ब्यास और सतलज। इन दो नदियों को, जिनको गॉडेस के रूप में पूजा जाता है, उनके बीच और विश्वामित्र ऋषि के बीच संवाद है, और इसी को हाइम के रूप में ऋग्वेद में लिखा गया है। तो इन दो नदियों के नाम आपको ध्यान में रखने, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ब्यास और सतलज और विश्वामित्र ऋषि। सो अभी ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया, यही पूछा गया था कि विश्वामित्र जो ऋषि विश्वामित्र हैं उन्होंने किन दो रिवर्स के साथ वार्तालाप किया है? तो ब्यास और सतलज के साथ। तो देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं और भी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। जैसे एक दो बातें मैं आपको और बता दूं, गायत्री मंत्र जो कि ऋग्वेद के अंदर है, इस गायत्री मंत्र भी कंपोज किया गया है विश्वामित्र के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, पहली चीज। दूसरा, जो 10 राज का युद्ध लड़ा गया, तो यहाँ पे जो भरतों की ओर से थे, भरतों के जो ऋषि हैं वो भी विश्वामित्र थे। तो ऐसे भी सवाल बनता है कि जो 10 राजन युद्ध हुआ वो किनके नेतृत्व में लड़ा गया, तो यहाँ पे विश्वामित्र होगा। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी जो आपको ध्यान में रखनी है, और ये मैंने बता दिया, ये ब्यास और सतलज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नाउ बात करते हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए किस तरह के वर्ड्स का यूज किया जाता था। जैसे अगर हम लोग देखें ऋग्वेदिक काल में, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसके आधार पे, या जिस प्लेस से बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे, फैमिली, कम्युनिटीज या फिर कल्चरल प्रैक्टिसेस के आधार पर भी लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता था और डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो दो ग्रुप ऑफ पीपल की बात की जा रही है। पहला कहा जा रहा है द प्रीस्ट, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, और दूसरा कहा जा रहा है जो वैदिक रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं वो राजा कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि उस तरह के राजा की बात नहीं की जा रही है जिनकी बात हम लोग आगे करेंगे। ये जो राजा है वो कैपिटल, सिटी, पैलेसेस, आर्मी, और ना ही ये टैक्स लेते थे, इन चीज़ों को ये ऑक्यूपाई करके नहीं रखे हुए थे। और इसके बाद एक बात और बताई जा रही है कि जो सन्स है वो ऑटोमेटिकली सक्सीड नहीं करते थे राजा को। दो वर्ड का यूज़ किया जाता था कम्युनिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। पहला तो जन है, जो आज के डेट में भी हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में, और दूसरा विषय है, जहाँ से वैसे वर्ड उत्पन्न हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग देखें, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्य, यानी ये जो कंपोज करते हैं हाइम्स को वो जनरली अपने आप को आर्य के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, और उनके अपोनेंट्स जो है वो दस्य या दस्यु के रूप में डिस्क्राइब किए जाते हैं। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, यानी ये डिफरेंट लैंग्वेज को डिफरेंट लैंग्वेज में स्पोक करते थे। और बाद में ये जो 10 वर्ड है, जो कि जिसका फेमिनाइन वर्ड दिया गया दासी, इसका मतलब स्लेव कहा जाने लगा। अब बात करते हैं बरियल्स की, बरियल प्रैक्टिसेस की। तो देखिए बहुत सारे बरियल साइट्स मिले हैं। जैसे 3000 साल पहले मेगालिथ्स देखने को मिलते हैं। मेगालिथ्स का मतलब बड़े बड़े पत्थरों से घेर दिया जाता था बरियल साइट्स को, और कुछ जगहों पे इस तरह के देखने को मिले हैं मेगालिथ्स। जनरली जो डेड है उन्हें ब्लैक और रेड वेयर पोट्स के साथ दफनाया जाता था। एक स्पेशल टाइप का बरियल देखने को मिलता है इनाम गांव में। अगर आप इनाम गांव मैप में लोकेट कर लेते हैं, तो ये देखिए इनाम गांव वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस था महाराष्ट्र में, ये आप देख सकते हैं। और हुंसगी और बाकी जगह जैसे मैंने आपको बताया है कर्नाटक में। ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, किन लोकेशन में अक्सर एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। तो इनाम गांव एक इम्पोर्टेंट साइट है जो कि घोड़ नदी के तट पर है, जो कि भीमा की स्वयं एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे ये ऑक्यूपाई किया गया ये गांव या ये शहर काफ़ी सालों पहले, 3600 से 2700 साल पहले। और एडल्ट्स को जनरली बरी किया जाता है ग्राउंड में, स्टेट लेड करके, और जो हेड है वो नॉर्थ के टुवार्ड्स में रखा जाता था। समटाइम बरियल्स वर विद इन द हाउस, कभी कभी जो बरियल्स है वो हाउस के अंदर देखने को मिलता है। इसके बाद स्केलेटल क्या बताते हैं हमें? स्केलेटल बहुत सारी बातें बताते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इनाम गांव के अंदर ही जो बरियल साइट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें इसलिए बता पाते हैं क्योंकि बरियल साइट्स में कभी कभी वीट, बार्ले, राइस, पल्सेस ये सब भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा मिलता है कि वो वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह की खेती करते थे और किन किन चीज़ों पे डिपेंड थे। जैसे अगर आप देखें तो काफ़ी सारे कैटल्स और जानवरों के भी अवशेष देखने को मिलते हैं, जिससे अंदाज़ा लगता है कि वो लोग जानवरों को भी डोमेस्टिकेट करते होंगे।
चाइना में और भी अद्भुत बात देखने को मिलती है। 3500 साल पहले देखिए चाइना में क्या होता था। अगर आप देखें यहाँ पे तो चाइना के जो लोग हैं वो एनिमल बोन्स में लिखते थे, ठीक है, 3500 साल पहले, जिन्हें ओरेकल्स बोन कहते हैं, क्योंकि ये जो ओरेकल बोन्स है ये भविष्य बताते थे। मतलब जानवरों के हड्डियों में राजा क्या करते थे, लोगों को अपॉइंट करते थे, किन्हें, स्क्राइब्स को, ताकि वो हड्डियों में लिख सके, जानवरों के हड्डियों में, और भविष्य बता दे। जैसे राजा पूछते थे कि बताओ मैं ये युद्ध जीतूंगा या नहीं, मैं यहाँ पे फसल अच्छी होगी या नहीं, ठीक है। तो इस तरह की बातें राजा जो है स्क्राइब से लिखवाते थे, और ये ओरेकल बोन्स होती थी, ये भविष्य बताने के काम आती थी। ये चीज़ चाइना में 3500 साल पहले चल रही थी। सो ये चैप्टर होता है ख़त्म। इंपॉर्टेंट डेटलाइन को समझ लेते हैं। देखिए वेदों के कंपोजिशन की बात की हमने काफ़ी पहले, 3500 साल पहले। मेगालिथ्स देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर, 3000 साल पहले। इनाम गांव में सेटलमेंट काफ़ी पुराना है। और चरक की भी बात की गई है 2000 साल पहले। बहुत इजी से क्वेश्चन आइए फटाफट मैच कर लेते हैं। सूक्त का मतलब हमें पता है, वेल सेड, यानी हाइम जो होते हैं। और चैरियट्स सबको पता है, रथ होता है चैरियट्स का मतलब, जो कि युद्ध में यूज किए जाते हैं। यज्ञ का मतलब तो पता ही होगा, सेक्रीफाइस। 10 जहाँ से दासी 10 वर्ड आया है, दास वर्ड, ये स्लेव को डिनोट करता है। और मेगालिथ जो है वो स्टोन बोल्डर्स होते थे। नेक्स्ट चैप्टर पर बात करते हैं। वो चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि कुछ पार्ट हैं, जैसे हाइम्स वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट था, तो वो मैंने पीवाईक्यू के थ्रू कवर किया। और भी कुछ क्वेश्चन होंगे मिसलेनियस टाइप के, तो उसे कवर करेंगे सेपरेट वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर देखिए, किंगडम, किंग और ईयरली रिपब्लिक। हाँ, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे महाजन पद रूल की बात की जाएगी। अब यहाँ सवाल ये उठता है सबसे पहले कि कुछ लोग यहाँ पे राजा और रूलर्स कैसे बनते हैं। सो देखिए, आज के डेट में रूलर या राजा या आप कह लें, इन लोगों को चुनना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे डेमोक्रेटिक मेथड, जिसमें सबसे ज़्यादा देशों में प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप काफ़ी साल पहले, जैसे 3-4 हज़ार साल पहले की बात करें, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं कि किस तरह से राजा को चुना जाए। सम मेन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज्ड एज राजा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले बात की ऋग्वेदिक टाइम पे, कि जो राजा है वो बड़े बड़े पैलेस नहीं रखते थे, और कोई भी एक ऐसी चीज़ आप नहीं कह सकते जिससे स्पष्ट होता हो कि राजाओं वाली गतिविधियां की जा रही हैं। लेकिन 3000 साल पहले, 3-3.5 साल पहले देखने को मिलता है कि डिफरेंट जो सेक्रीफाइसेस है वो स्टार्ट किए गए। जैसे अश्वमेध जो है, अश्वमेध यज्ञ, ये स्टार्ट किया जाता था। ये एक रिचुअल था जहाँ पे एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था फ्रीली, और जहाँ तक जो घोड़ा है वो मूव करता था, वांडर करता था, वहाँ तक कह दिया जाता था कि ये राजा का एरिया है। और अगर कोई दूसरा पर्सन उसे रोकता है, घोड़े को, या चैलेंज करता है, तो इसका मतलब होता है कि युद्ध होगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि कितना एरिया किस राजा के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाएगा। और भी इसके साथ साथ बहुत सारे रिचुअल्स देखने को मिलते थे। जो दूसरे राजा होते थे वो सिंपली स्पेक्टेटर होते थे, बस देखते थे कि वहाँ दूसरे जिस राजा ने अश्वमेध को स्टार्ट किया है, उस राजा का घोड़ा कितने दूर तक जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। नाउ बात करते हैं जनपद की। जैसे जो राजा है, राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग राजा ऑफ जनपद। यानी जो राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करते थे, यज्ञ करते थे, उसके बाद वो राजा जनपद के राजा कहलाते थे। और जनपद जो है वो जन के राजा कहने की बजाय जनपद के राजा कहलाते थे। तो जनपद 2 वर्ड से मिलकर बना है, जन प्लस पद, यानी जहाँ पे लोग अपना फुट रखते हैं, यानी वो एरिया कहलाता है जनपद, राइट। और आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे सेटलमेंट जनपद के एक्सकेवेट किए हैं। जैसे अगर आप देखें तो दिल्ली में पुराना किला हो गया, हस्तिनापुर मेरठ के पास, बहुत सारी जगहों पे माना जाता है कि जनपद था। एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अर्थेन पोर्ट देखने को मिलते हैं, जो कि कलर में अगर आप देखें तो ग्रे कलर के होते हैं और कुछ रेड कलर के देखने को मिलते हैं। इसलिए इन जगहों को पेंटेड ग्रे रूप के पॉटरी के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। ये आप इमेज भी देख सकते हैं। ना जनपद के बारे में हमने समझा कि जहाँ पे लोग अपने फुट रखते हैं वो एरिया जनपद कहलाता है। लेकिन महाजनपद क्या होता है, तो ये बड़ा जनपद होगा। जनपद का मतलब एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे कोई रूलर रूल करेगा, और अगर कोई इससे भी बड़ा एरिया हो तो वो महाजनपद कहलाएगा। जैसे अगर हम लोग देखें तो 2500 साल पहले लगभग क्या होने लगा, जैसे 3.5 हज़ार साल पहले ये स्टार्ट हुआ, तो 1000 सालों तक जनपद ही चले, छोटे छोटे जनपद होते थे। लेकिन अब कुछ जनपद जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा पावर को, ज़्यादा पावर को ऑक्यूपाई करने लगे, वो महाजनपद कहलाने लगे। और महाजनपद की खास बात यह होती थी कि इनके पास खुद का कैपिटल सिटी होती थी, जो जिसमें किलेबंदी की जाती थी, फोर्टिफाई किया जाता था। बहुत ह्यूज वॉल्स होते थे वुड के, या फिर ब्रिक या फिर स्टोन के, जो इसके चारों ओर बनाए जाते थे।
यहाँ पे ऑफ कोर्स किलेबंदी की वजह होगी प्रोटेक्शन की, बाकी राजा आसानी से अटैक ना कर पाए, इसे प्रोटेक्ट करने के लिए किलेबंदी की जाए। इसके अलावा किलेबंदी कर देने से और भी फ़ायदा ये होता कि जनता पे रूल करना ज़्यादा आसान होता। और बिल्डिंग सच एज ह्यूज वॉल रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, बहुत सारी प्लानिंग वगैरह भी की जाती थी और लाखों यहाँ पे तैयारियाँ की जाती थी। अगर आप देखें लाखों ईंटों से ये जो फोर्टिफिकेशन होती थी वो जनपद की जाती थी राजाओं के द्वारा। तो जैसा कि हमने बात की थी ऋग्वैदिक टाइम पे जो राजा हैं वो कुछ खास ऑक्यूपाई आर्मी वगैरह नहीं करते थे, लेकिन अब जो राजा आ रहे थे महाजन पद के वो काफ़ी सारी आर्मी मेंटेन करते थे। सोल्जर को रेगुलर सैलरी दी जाती थी और किंग के द्वारा मेंटेन किया जाता था ताकि राजाओं से कभी दूसरे राजा से युद्ध हो तो युद्ध में जीत हासिल की जा सके। सम पेमेंट्स और प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, कुछ पेमेंट यहाँ पे पंच मार्क्ड कॉइन्स के थ्रू भी देखने को मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पर बात करते हैं टैक्सेस पर। देखिए जो महाजन पद के राजा है वो ऑफ कोर्स ह्यूज फोर्ट को बनाते थे, बहुत बड़े बड़े किले बंदी करते थे, लार्ज आर्मी को मेंटेन करते थे। तो इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसे करने के लिए वो कलेक्ट करते थे, ऑफिशियल कलेक्शन होती थी यहाँ पे जो टैक्सेस के रूप में लिए जाते थे। तो ओकेजनल गिफ्ट जो दिया जाता था, जैसे अगर आप ऋग्वेदिक काल में देखें तो ओकेजनल गिफ्ट दिया जाता था, लेकिन अब जो गिफ्ट है वो रेगुलर टैक्सेस के रूप में बदल गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, तो वो सारे अभी हम लोग करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टैक्स था वो क्रॉप्स के ऊपर लगाया जाता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग फार्मर्स थे, इस वजह से क्रॉप्स के ऊपर टैक्स देखने को मिलता था। जितना भी प्रोड्यूस किया जाता था उसका 1/6 टैक्स के रूप में लिया जाता था और इस टैक्स को कहा जाता था भाग। आज के डेट में भाग का मतलब शेयर होता है, राइट। भाग यानी एक इसका भाग, एक हिस्सा, शेयर जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसी तरह से ये 1/6 भाग ले लिया जाता था, इसलिए इस टैक्स का ही नाम भाग दे दिया गया कि आपको 6 में से एक भाग टैक्स के रूप में राजा को देना है। और क्राफ्ट पर्सन पर भी टैक्स लगाए जाते थे। दिस कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, यानी लेबर के रूप में भी टैक्स देखने को मिलता है। जैसे अगर राजा को डायरेक्टली कोई क्रॉप वगैरह के रूप में टैक्स नहीं दे सकता तो राजा के यहाँ वो एक दिन या महीने में एक दिन काम कर सकता है। तो इस तरह से लेबर टैक्स भी देखने को मिलता है। सो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि जो टैक्स होता था बाली, भाग, ये सारे नाम हम लोग पढ़ेंगे लाटर वैदिक पीरियड में, खास करके गुप्ता पीरियड के दौरान। यहाँ पे ये नाम नहीं दिए गए क्योंकि इस टाइम पे इस तरह के टैक्सेज, जैसे बाली जो टैक्स है ये वॉलंटरी दिया जाता था, यानी राजा को अपनी स्वेच्छा से अब लोगों के द्वारा दिया जाता था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी हरियाणा सिविल सर्विस में पूछा गया था 2022 में कि बाली जो टैक्स है उसके बारे में पूछा गया था। यहाँ पे एग्रीकल्चर में भी चेंज देखने को मिला। तो देखिए हमने पढ़ा था कि हड़प्पन टाइम पे क्या होता था, वुडन प्लो का यूज़ किया जाता था, जिससे क्या होता था कि काफ़ी फास्ट खेती नहीं हो पा रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्हें आयरन की नॉलेज हो गई और ये अब आयरन का प्लोसेयर बनाने लगे। और आयरन के प्लोसेयर बनाने के कारण काफ़ी जो हैवी क्लेई मिट्टी भी होती थी उन्हें भी काफ़ी आसानी से, वुडन प्लोसेयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आसानी से उनकी जुताई की जा सकती थी और यहाँ पे ग्रेन्स वगैरह लगाए जा रहे थे। लेकिन जो सबसे खास बात हुई वो ट्रांसप्लांटिंग पैडी की हुई। जैसे जब ट्रांसप्लांटेशन सीख लिया उन्होंने, वो समझ गए कि रादर देन स्प्राउटिंग सीड्स के बढ़ने की बजाय अगर हम लोग फसलों को ही सही से रखें प्रिजर्व करके और उसे फिर लगाया जाए तो काफ़ी जल्दी खेती की जा सकती है। देखिए जब भी महाजन पद की बात आती है तो मगध का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि मगध जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट महाजन पद के रूप में उभर करके आया। और काफ़ी सारे रिवर्स, जैसे अगर आप देखें मगध के ही तट में तो गंगा और सोन, इन दो नदियों का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिलता था। इससे क्या फ़ायदा होता था? इससे फ़ायदा ये होता था कि वाटर सप्लाई काफ़ी आसानी से हो जाता था, ट्रांसपोर्ट करना ईजी था और रिवर पास में होने के कारण लैंड फर्टाइल रखना आसान होता था। मगध की और एक दो खास विशेषता थी जिस वजह से ये सबसे महत्वपूर्ण महाजन पद के रूप में उभर पाया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जैसे फॉरेस्ट थे बगल में मगध के कुछ पार्ट में, तो फॉरेस्ट होने के कारण एलिफेंट इजीली अवेलेबल होते थे और उन्हें आर्मी के लिए ट्रेन करना आसान होता था। और फॉरेस्ट और भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, हम सबको पता है, जैसे हाउसेज बनाने के लिए वुड वगैरह काफ़ी आसानी से मिल जाते थे और रथ बनाने के लिए, चैरियट्स बनाने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। तो इन चीज़ों के कारण मगध पे महाजन पद का रूलिंग, महाजन पद काफ़ी इंपॉर्टेंट किंगडम के रूप में उभरा। महाजन पद की अगर हम लोग देखें तो महाजन पद में दो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण शासक देखने को मिलते हैं, बिंबिसार और अजातशत्रु। तो महाजन पद दूसरे जनपद को भी अपने एरिया में मिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी एरिया कनकर किया, काफ़ी एरिया को बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो महापद्मनंद भी काफ़ी महत्वपूर्ण राजा था जिसने अपने एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक ये चला गया। जो राजगीर है जिसका पुराना नाम राजगृह था,
इन बिहार वाज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर सेवरल ईयर्स, यानी मगध की काफ़ी लंबे समय तक राजधानी रही कौन, राजगृह या राजगीर। बाद में ये राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी गई उदयन राजा के द्वारा। उदयन कौन था, उदयन था अजात शत्रु का बेटा। इस बुक में थोड़ा सा जिक्र अलेक्जेंडर के बारे में भी किया गया, बट इतनी जानकारी हमारे लिए इनफ नहीं है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, फिर पीवाईक्यूज को भी इंक्लूड करके इसे डिटेल में समझ लेंगे। तो देखिए, यूरोप के मैसिडोनिया का जो राजा था अलेक्जेंडर, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, ये हम सबको पता है। और अगर आप देखें तो भारत ये जब आए वेस्ट एशिया इजिप्ट वगैरह को जीतते हुए, तो इंडिया में पंजाब के राजा पोरस के साथ इसका सामना हुआ और युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात इसने वापस आगे चल के ईस्ट की ओर, जहाँ पे उस टाइम पे नंद वंश के राजा थे, इस जगह पे ये मूव करने का सोचा, बट इसकी आर्मी ने इसे रिफ्यूज कर दिया। आर्मी ने ब्यास रिवर पे उल्टे राजा के ही खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था, जैसे मैंने आपको उस क्वेश्चन के टाइम पे ही बताया था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया CDS 2 2022 में, NDA 2 2022 में यही पूछा गया था कि किस जगह पे, किस रिवर के पास इसकी आर्मी ने रिफ्यूज कर दिया। तो आर्मी ने जब रिफ्यूज कर दिया तो फिर सिकंदर को, अलेक्जेंडर को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। ये डर चुके थे क्योंकि इंडिया के जो रूलर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इन्हें इस बात का आभास हो गया था, क्योंकि फुट सोल्जर हो गए, चेरियट्स हो गए, एलिफेंट हो गए, काफ़ी वास्ट आर्मी देख करके अलेक्जेंडर की आर्मी डर गई पंजाब से युद्ध होने के बाद। सो यहाँ पे मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब अलेक्जेंडर भारत आया तो 326 ईस्वी में उसका युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर, राइट। और उस युद्ध को कहते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध। किसके साथ हुआ, पंजाब के राजा पोरस के साथ। हाइडेस्पीज, देखिए ग्रीक नामों में अगर आप देखें तो हाइडेस्पीज वर्ड मिलता है, जो कि किस रिवर को रेफर किया जाता है हाइडेस्पीज के रूप में, रिवर झेलम को। इसके बाद ये आगे बढ़ते हुए युद्ध जब जाता है तो इसकी आर्मी कहाँ पे रिवोल्ट करती है इसके खिलाफ, ब्यास में। और ब्यास रिवर को ग्रीक वर्ड में कहा जाता है हाइफेसिस, ना कि हाइडेस्पीज। अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी टफ था। यही पूछा गया था कि, और ऑप्शंस में आपको इस तरह के डायरेक्टली व्यास नहीं लिखा गया था, बल्कि हाइफेसिस लिखा गया था। तो ध्यान रखिएगा कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो उसी के खिलाफ रिवोल्ट कहाँ पे कर देती है, हाइफेसिस रिवर में, कि अब इसके आगे हमें नहीं बढ़ना है, और वो रिवर होता है व्यास रिवर। अब वज्जी की बात करते हैं। देखिए, वज्जी में सबसे पहला रिपब्लिक किंगडम देखने को मिला। मगध पावरफुल किंगडम बन चुका था, लेकिन वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ चलाया जा रहा था, जिसे गण या फिर संघ कहते हैं। और गण या फिर संघ में क्या होता था, एक राजा यहाँ पे मोनार्की नहीं देखने को मिलती थी, बल्कि काफ़ी सारे राजा मिलकर रूल करते थे। तो एक तरह का आप कह सकते हैं रिपब्लिक सिस्टम था। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे राजा रूल कर रहे हैं तो यहाँ पे सभी को इक्वल पावर होगी, कुछ राजा को ज़्यादा, कुछ राजा को कम पावर थी। और ये जो राजा है वो रिचुअल साथ में परफॉर्म करते थे, असेंबली में मिलते थे और डिसाइड करते थे कि अब किस तरह से चीज़ें आगे लेकर के चलनी है। हावेवर वुमेन, दास एंड कर्मकार कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को मनाही भी थी इन असेंबली में पार्टिसिपेट करने से। अगर आप गण की ही बात करें तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही गण से बिलोंग करते हैं, गण या फिर आप संघ कह लें। और गण या फिर संघ का काफ़ी महत्व है। अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले जो गणराज्य है उसकी स्थापना वज्जी में देखने को मिलती है। यही क्वेश्चन CDS 1 2022 में पूछा गया कि पहला जो गण है, जो संघ है, वो कहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं CDS 2022 का है। आपसे यही पूछा गया था कि निम्नलिखित महाजन पद में से गण या फिर संघ को पहचानिए। तो अभी हमने देखा वज्जी में सबसे पहला गण या फिर संघ देखने को मिलता है। तो यही फायदा होता है NCERTs को अच्छे से समझ के पढ़ने का, कि कुछ यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली पूछी जाती हैं और कुछ इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो NCERT के बॉक्सेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रीफ में समझ लेते हैं। देखिए, दीघ निकाय की बात की जा रही है, एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। ध्यान रखना आपको, दीघ निकाय कौन सा वर्क है, बुद्धिस्ट वर्क है, ना कि जैन वर्क, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और यहाँ पे एक अकाउंट में वज्जी की बात की गई है, विच कंटेंस सम ऑफ द स्पीचेज ऑफ बुद्धा। तो जैसा कि मैंने बताया, दीघ निकाय में गौतम बुद्ध के काफ़ी स्पीचेज को कंपाइल करके रखा गया, जो कि 2300 साल पहले लिखा गया था। अगर अजात शत्रु के रिश्ते देखें हम लोग वज्जी के साथ, तो अजात शत्रु वज्जी को अटैक करना चाहता था, और अपना जो मिनिस्टर था उसका नाम था वसाकर, टू द बुद्धा टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, यानी इस मैटर में कि अटैक करना चाहिए, यानी अपने मंत्री वसाकर को गौतम बुद्धा के पास भेजता है ताकि इस मामले में सलाह ली जा सके।
तो यहाँ पे गौतम बुद्ध का जो सवाल होता है वो ये होता है कि क्या वज्जी फुल असेंबलीज में मिलते हैं या नहीं। तो यहाँ पे जब इन्हें पता चलता है कि हाँ वज्जी में असेंबलीज करवाई जाती हैं, फुल असेंबलीज होती हैं, तो उस टाइम पे गौतम बुद्ध ने कहा कि वज्जी इसी तरह से प्रॉस्परस रहेगा, इसे कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा वज्जी के गणराज्य को। और अगर आप देखें यहाँ पे तो ये फुल असेंबलीज करते थे, मेट कर साथ में मिलते थे और साथ मिलकर कार्य करते थे, रूलर्स वगैरह स्टेब्लिश किए जाते थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एल्डर्स को भी सुना जाता था। वज्जी वुमेन वर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, वज्जी के वुमेन्स को फोर्सफुली कैप्चर नहीं किया जाता था। चैत्य बनाए जाते थे। देखिए चैत्य और विहार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो चैत्य और विहार के बारे में भी ध्यान रखिएगा। चैत्य जो है वो वर्शिपिंग पूजन स्थल होता है, जबकि विहार जो है वो ड्वेलिंग प्लेस होता है, रहने की जगह। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विस में भी पूछा गया है। तो चैत्य जो है वो मेंटेन किया जाता था टाउन और विलेजेस दोनों जगहों में, तो किसी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे देखिए यही बात हमसे पूछी जा रही है कि किन मायनों में वज्जी बाकी महाजनपद से अलग था। तो हमने देखा कि वज्जी में जो है वो सारी चीज़ें सही रूप में चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे आप मोनार्की देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे मोनार्की के बजाय रिपब्लिक किंगडम देखने को मिल रहा है। लोगों की बातें सुनी जा रही हैं, सभी के बारे में सोचा जा रहा है, एल्डर्स की बातें समझी जा रही हैं, वुमेन्स के साथ किसी प्रकार की यहाँ भेदभाव नहीं देखने को मिल रही। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को प्रॉस्परस बना रही थी, इस एरिया को प्रॉस्परस बना रही थी। तो यहाँ पर काफ़ी सालों तक महाजनपद का रूल देखने को मिलता है, लेकिन लगभग 1500 साल पहले ये गण और संघ को एक्वायर कर लिया जाता है गुप्ता रूलर्स के द्वारा, जिसके विषय में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे चैप्टर हमारी एंड होती है, लेकिन कुछ बातें जो यहाँ पे मिसिंग है वो मैं आपको बता दूं। जैसे मगध पर हमने देखा सबसे पहले हर्यंक वंश के राजा है, और हर्यंक वंश के जो राजा है उनका नाम क्या था बताइए। तो हर्यंक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, जिसके बेटे हुए अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बेटे हुए उदयन। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें इसके बारे में नहीं पूछी जाएंगी, बट यही पूछा जाता है कि हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे जिसने मगध पर रूल किया। तो बिंबिसार बता देना है आपको। उसके बेटे हो गए अजातशत्रु, उसके बाद आए यहाँ पे उदयन। उदयन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही आपसे पूछा जाएगा। किन नदी के तट पर? हमने देखा गंगा और सोन नदियों के कॉन्फ्लुएंस पर। एक चीज़ यहाँ पे और जो पूछी जाती है वो ये कि मिनिस्टर का नाम क्या था जिसे अजातशत्रु के द्वारा भेजा गया था। तो वह शक्कर नाम था। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यही सब बातें हैं जो आपसे पूछी जाएंगी इससे रिलेटेड। और महाजनपद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं महाजनपद के ऊपर। जैसे कभी पूछ लिया कि उसके किस पर्टिकुलर जगह में कौन सा महाजनपद था, या किसी महाजनपद दे देंगे, उसके बगल में उसकी राजधानी लिख देंगे और उसे मैच करने के लिए कहा जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन महाजनपद के ऊपर बनते हैं। सो उन सब चीज़ों का एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है और यहाँ पे हमने 6 चैप्टर कवर कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में 7 और 8 चैप्टर को कवर करेंगे इसी तरह से PYQs के साथ। और जितने भी PYQ छूट रहे हैं वीडियो सीरीज़ के एंड में, उन सारे PYQs को कवर करेंगे। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।